सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ जे डायनेस्टी एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर से पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाकर उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे ज़ाओफेन की मुलाकात यहाँ पर बीस्ट गॉड से हो जाती है, जहाँ पर ये दोनों मिलकर जमकर पीते हैं कि तभी यहाँ पर बातों बातों में ज़ाओफेन को यह एहसास होता है कि भले ही उसके पास जीने की कोई वजह नहीं है, लेकिन मरने से पहले उसे अपने दोस्तों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। इसी वजह से वो यहाँ पर जो बीस्ट गॉड है उसे छोड़कर चला जाता है और यहाँ पर उसके जाते साथ ही बीस्ट गॉड कहने लगता है कि मुझे यकीन है कि जब दोबारा हमारी मुलाकात होगी तो तुम मुझे अपना दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन समझोगे, लेकिन यही शायद किस्मत को मंजूर था। इसी के साथ हम रिंग, मिस्टर दाओ और उसी ओल्ड मैन को देखते हैं जहाँ पर ये लोग एक ऐसे घर में फंस जाते हैं जो कि घोस्ट सेक्ट का ही एक बंदा पोजेस करता था और इसने यहाँ पर सालों से डेड बॉडीज को कलेक्ट करके रखा हुआ था, जिनकी यीन एनर्जी की मदद से यहाँ पर ये बंदा यहाँ पे मिस्टर दाओ, रिंग और उस ओल्ड मैन पर अटैक भी कर देता है। लेकिन तभी यहाँ पर वो ओल्ड मैन अपने पावरफुल बैरियर को बना लेता है, लेकिन उस बंदे के इस यीन एनर्जी वाले अटैक के सामने उसका बैरियर ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता और अब ये लोग समझ जाते हैं कि इनकी मौत पक्की है। कि तभी हम देखते हैं यहाँ पर ज़ाओफेन जो कि पास से ही गुजर रहा था और जैसे ही वो यहाँ पर इतने अमाउंट में यीन एनर्जी को गैदर होता हुआ देखता है तो वो समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इमीडिएटली ज़ाओफेन वहाँ पे पहुंच जाता है, जिसके बाद उस ओल्ड प्रीस्ट की हेल्प की मदद से वो उसकी रियल बॉडी का भी पता लगा लेता है और जैसे ही उस पे जाके अटैक करता है तो यहाँ पर जो इल्यूजन इसने क्रिएट किया था वो ब्रेक हो जाता है और फिर वो बंदा उस धुएं में से बाहर आकर कहने लगता है कि तुम भी घोस्ट सेक्ट से बिलोंग करते हो, तो चलो देखते हैं कि तुम इनको बचाने के लिए मेरे सामने कितनी देर तक टिक पाते हो। और अब आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ज़ाओफेन होता है उसकी और उस बंदे के बीच में ताबड़तोड़ फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर ये लोग रूफ टॉप के ऊपर आ जाते हैं और दोनों ही एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पे ज़ाओफेन उस पर अपने डेमोनिक हैंड से अटैक करता है, जिसे देखते साथ ही वो बंदा यहाँ पर यीन एनर्जी का यूज करते हुए एक अम्ब्रेला टाइप की चीज को बनाकर उसके डेमोनिक हैंड्स पर अटैक करके इसके अटैक को नलीफाई कर देता है। लेकिन तभी ज़ाओफेन हवा में ऊपर आ जाता है और अपने उसी वेपन से उस पर जोरदार अटैक कर देता है, लेकिन यहाँ पर ये जो सोल ईटर होता है ये इमीडिएटली उस अम्ब्रेला को भी थ्रो कर देता है, जिससे जैसे ही यहाँ पर ये दोनों वेपन्स आपस में कोलाइड करते हैं यहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, जिसके साथ ही यहाँ पर ज़ाओफेन का वेपन वापस उसके हाथ में आ जाता है और अब वो रुकने वाला नहीं था। जैसे ही वो यहाँ पर उस सोल ईटर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, वो सोल ईटर यहाँ पर अपने स्टिक को जमीन पर मारता है, जिससे उस पर लगे दो बेल्स रिंग करने लगते हैं और यहाँ पर इमीडिएटली ज़ाओफेन टेलीपोर्ट हो जाता है। इसी के साथ यहाँ पे हम ज़ाओफेन को एक अलग ही जगह पर पाते हैं जहाँ पर आसपास की हर एक चीज पूरी तरीके से फ्रीज हो जाती है, जिसे देखकर ज़ाओफेन इमीडिएटली अपने उन्हें स्पिरिचुअल बेल्स का यूज करना शुरू कर देता है और यहाँ पर उस घर को तोड़कर वलक झपकते ही बाहर आ जाता है। उसके बाद ज़ाओफेन इमीडिएटली उस पर दोबारा से अटैक करता है, लेकिन इस बंदे के पास जो ये बेल्स हैं जैसे ये इन्हें बचाता है यहाँ पे इमीडिएटली ज़ाओफेन टेलीपोर्ट हो जाता है और फिर वो घुमा के एक जोरदार स्लैश अटैक यीन एनर्जी को उस पे करता है, लेकिन ज़ाओफेन उससे बचते हुए दोबारा से उस पर अटैक कर देता है। पर अगले ही पल वो फिर से अपनी बेल्स को रिंग करता है, जिससे हम देखते हैं कि ज़ाओफेन टेलीपोर्ट हो जाता है और इससे पता चलता है कि यहाँ पे ये जो बेल्स हैं ये किसी टाइप की टेलीपोर्टेशन का काम करती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन हड्डियों की बेल की वजह से जब ज़ाओफेन टेलीपोर्ट हो जाता है तो पीछे से ये सोल ईटर उस पर अटैक करता है और ज़ाओफेन भी इस चीज को नोटिस करता है कि उसके इन बोन रिंग्स में कोई ना कोई बात तो जरूर है कि जैसे ही वो इन बोन से बने हुए बेल्स को रिंग करता है मैं टेलीपोर्ट हो जाता हूँ। यहाँ पे हम देखते हैं कि अगले ही पल ये सोल ईटर अपनी यीन एनर्जी की मदद से बहुत से फेदर अटैक ज़ाओफेन पे कर देता है, लेकिन ज़ाओफेन उनसे भी डॉच कर लेता है और फिर घुमा के एक जोरदार अटैक अपने वेपन से उसके स्टिक पे करता है, पर यहाँ पर वो बंदा उसे धकेल देता है जिससे ज़ाओफेन नीचे की तरफ आ जाता है। पर यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले ज़ाओफेन जमीन पर एक फॉर्मेशन को सेट कर देता है और दोबारा से उस सोल ईटर पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार जैसे ही वो सोल ईटर अपने बोन रिंग की मदद से ज़ाओफेन को टेलीपोर्ट करता है, जिससे उसका अटैक दूसरी तरफ चला जाता है, लेकिन अगले ही पल ज़ाओफेन घूम के जब उस पे अपने वेपन से अटैक करता है तो इस बार ये सोल ईटर ज़ाओफेन को टेलीपोर्ट नहीं कर पाता, क्योंकि इमीडिएटली ज़ाओफेन ने नीचे लगे इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया था, जिससे ये होता है कि यहाँ पर एक एनर्जी निकलती है जो कि इन बेल को रिंग होने ही नहीं देती है, जिसका मतलब ये कि ज़ाओफेन भी टेलीपोर्ट नहीं होता और वो इमीडिएटली उसकी गर्दन से उस सोल ईटर को पकड़ लेता है और फिर अगले ही पल वो उसे मार देता है। लेकिन ज़ाओफेन जैसे ही ऊपर की तरफ देखता है तो वो समझ जाता है कि ये सोल ईटर अभी भी नहीं मरा, क्योंकि ये फॉर्मेशन अभी भी एक्टिव है। यहाँ पे इमीडिएटली हम देखते हैं कि फिर से ज़ाओफेन पे अटैक हो जाता
जाता है, लेकिन ज़ियाओफेन भी अपने ब्लड डिवोरिंग टेक्निक का यूज करके उसे खत्म कर देता है और वो समझ जाता है कि ये भी एक पपेट था। जिसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर दोबारा से वो सोल ईटर उस पर अटैक करता है और कहने लगता है कि मानना पड़ेगा, हमारे सेक्ट का जो वाइस सेक्ट लीडर है वो सच में कमाल का है, तुमने मेरे 2 बॉडीज को ऐसे ही डिस्ट्रॉय कर दिया। यहाँ भी हम देखते हैं कि इनके बीच ताबड़तोड़ फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर वो जो सोल ईटर था वो लगातार यहाँ पर ज़ियाओफेन पर अपने पपेट के जरिए से अटैक करता है, लेकिन ज़ियाओफेन भी हर एक पपेट को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर इसकी ओरिजिनल बॉडी बाहर आती है और वो सोल ईटर यहाँ पर एक फर्नेस को क्रिएट करके सारी इन एनर्जी को उसमें अब्सॉर्ब करने लगता है, जो देखकर ज़ियाओफेन भी अपनी डेमोनिक हैंड से उस फर्नेस को तोड़ने में लग जाता है, लेकिन पीछे से वो सोल ईटर कहता है कि अब तुम बहुत देर कर चुके हो, तुम इसे कभी भी नहीं तोड़ सकते। इसी के साथ वो ज़ियाओफेन की डेमोनिक एनर्जी को ही अब्सॉर्ब करने लगता है, जिसे देखकर ज़ियाओफेन समझ जाता है कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जिसके बाद ज़ियाओफेन मौका देखते साथ ही अपने उसी वेपन से उस फर्नेस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तब तक इसमें से इन एनर्जी से बना हुआ एक पावरफुल मॉन्स्टर बाहर निकलने लगता है। इसी दौरान ज़ियाओफेन को रोकने के लिए ये सोल ईटर ऊपर बने फॉर्मेशन से उस पर अटैक करता है, जिसे देखकर यहाँ पे ज़ियाओफेन अपना यहाँ पे डबल लेयर फॉर्मेशन का यूज करता है कि तभी यहाँ पर वो सोल ईटर अपने एक और पपेट से ज़ियाओफेन की तरफ अटैक करवा देता है, जिसे कि ज़ियाओफेन अपने उन्हीं गोल्डन बेल्स के अंदर फंसा लेता है, लेकिन फिर वो सोल ईटर सीधा उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर ज़ियाओफेन यहाँ पर एक और फॉर्मेशन को क्रिएट करता है, लेकिन उस सोल ईटर का अटैक उसके फॉर्मेशन को तोड़ते हुए सीधा वो अपने स्वॉर्ड को ज़ियाओफेन के आर पार कर देता है कि तभी यहाँ पर ज़ियाओफेन वीक होने की वजह से उसका वो डबल लेयर फॉर्मेशन भी टूट जाता है और उस फॉर्मेशन का पावरफुल अटैक वो भी ज़ियाओफेन से जा लगता है। जिसके बाद वो सोल ईटर हंसते हुए कहने लगता है कि अब तुम देख चुके हो कि यहाँ का विनर कौन है। इसके बाद वो यहाँ पर अपनी ब्लड की पावर का यूज करके उस बॉडी को हजारों स्वॉर्ड से काट डालता है, जिससे चारों तरफ खून नजर आता है। वो कहता है कि तुम्हारी बॉडी के लिए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन अगले ही पल ज़ियाओफेन आकर उसके पीछे से उस पर अटैक कर देता है, जो देखकर वो भी हैरान हो जाता है। जिसके बाद ज़ियाओफेन यहाँ पर बताने लगता है कि तुमने जिस बॉडी को अभी डिस्ट्रॉय किया वो मेरी ब्लड डिवोरिंग टेक्निक से बनी हुई एक क्लोन बॉडी थी। यहाँ पर ज़ियाओफेन की पावर को देखकर वो सोल ईटर कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि अब हमारी लड़ाई का कोई भी अंजाम नहीं निकलने वाला, तो बेहतर यही होगा कि हम अपने अपने रास्ते लौट जाएं। यहाँ पर ज़ियाओफेन को उसके इंटेंशन कुछ ठीक नहीं लगते, इसी वजह से वो उससे पूछने लगता है कि तुम इस बार किंगयुंग माउंटेन की तरफ आए हो, तो बताओ आखिर यहाँ पे आने का तुम्हारा असली रीजन क्या है। जिस पर हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उनमें से एक कॉफिन के बॉक्स को पकड़ लेता है और कहने लगता है कि मुझे बस थोड़ी मजे करने थे, इसलिए मैं यहाँ पर आ गया। इसी दौरान सीन शिफ्ट होता है और हम ज़ेंग और उसके साथियों को देखते हैं, जहाँ पे ये लोग उसी क्रिएचर के पास आ जाते हैं, जहाँ पे उस क्रिएचर के आसपास बहुत से इंसेक्ट गैदर हो रहे थे कि तभी यहाँ पर सीनियर ब्रदर कहने लगता है, और अगर हमने इसे अभी के अभी डिस्ट्रॉय नहीं किया तो ये आगे चलकर हमारे लिए तबाही बन जाएगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि ज़ेंग से सीनियर ब्रदर कहता है कि तुम बाकी सबको लेकर इमीडिएटली यहाँ पर आसपास फॉर्मेशन को सेट कर दो, ताकि इसका कनेक्शन बाहर के बीस्ट से पूरी तरीके से टूट जाए। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ेंग और बाकी सब उसका कमांड पाते ही अपने अपने काम में लग जाते हैं और वहाँ पर जाकर अपने अपने फॉर्मेशन को सेटअप कर देते हैं, जिससे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन्स भी होने लगते हैं। और फिर सीनियर ब्रदर बाकी सबको लेकर बिल्कुल फ्रंट की तरफ जाने लगता है और फिर बाकी सभी उसे ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर ये जो बीस्ट था ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। या फिर जैसे ये लोग उस पर अटैक करते हैं तो उनके अटैक्स वहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। यहाँ पे रोजी भी अपनी 1000 स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करती है, लेकिन यहाँ पर ज़ेंग यू कहने लगता है कि ये बीस्ट तो हमारी सोच से भी ज्यादा पावरफुल है। इस पर रोजी बताने लगती है कि शायद हमने यहाँ पर इन्फॉर्मेशन को लगाकर इसे ट्रिगर कर दिया है कि तभी यहाँ पर वो सारे इंसेक्ट इन पे टूट पड़ते हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि तियानयिन टेम्पल के जो मॉन्क्स यहाँ पर थे वो सभी लोग उसी बेल का यूज करते हैं और सबकी जान बचा लेते हैं कि तभी ज़ेंग यू यहाँ पर अपने ड्रैगन स्वॉर्ड का भी यूज करता है। दूसरी तरफ रोजी भी यहाँ पर अपने फॉर्मेशन का यूज करती है और यहाँ पर इन इंसेक्ट को उसमें ट्रैप करती है, लेकिन ये भी ज्यादा देर तक काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम सभी लोग साथ मिलकर उस बड़े वाले बीस्ट पे अटैक करेंगे, जो कि इस वक्त बाकी के जो इंसेक्ट्स हैं उन्हें पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहा है। यहाँ पर ये सभी लोग इस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे रोजी तक भी इससे डील नहीं कर पाती और यहाँ पे वो बीस्ट तेजी से चिल्लाता है, जिससे हम देखते हैं कि सीनियर ब्रदर भी पीछे की तरफ गिरने लगता है और यहाँ पर तियानयिन टेम्पल के जो मॉन्क्स थे वो बाकी सबको लेकर वहां से एस्केप करने लगते हैं, लेकिन वो बीस्ट सिंगल अटैक से इनके बेल को तोड़कर इन्हें निकलने ही वाला था कि तभी यहाँ पर जिन आकर उस बीस्ट पर इतना पावरफुल अटैक करता है कि उसे फ्लाइंग जेट बना देता है। जिसके बाद जिन यहाँ पर अपना वही ट्रैप फॉर्मेशन को भी एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो बीस्ट अब एक क्यूब के अंदर ट्रैप होने लगता है और इस मौके का फायदा उठाकर रोजी स्नो ब्लेड का पावरफुल स्लैश अटैक उस पे कर देती है, जिससे सेकंड्स में उस बीस्ट के साथ साथ आसपास का इलाका भी पूरी तरीके से फ्रीज हो जाता है।
यहाँ पर अब ये मॉन्क सीनियर ब्रदर ये मिलकर उसी जाइंट हैमर फॉर्मेशन का यूज करता है जो कि इनके कंबाइन अटैक से होता है। साथ ही यहाँ पर बाकी के लोग भी इनका साथ देते हैं, इंक्लूडिंग फेंगशन वैली के लोग, और यहाँ पर सभी लोग उस बीस्ट पे अटैक कर देते हैं। पर ये लोग ये देख के हैरान हो जाते हैं कि इतने बड़े एक्सप्लोजन से वो बीस्ट बहुत ही छोटे छोटे इंसेक्ट में बदल कर यहाँ से एस्केप करने लगता है। कि तभी यहाँ पर हम ज़ेओफेन को देखते हैं जो कि यहाँ पर उसी सोल ईटर से पूछने लगता है कि बताओ बीस्ट गॉड के अगेंस्ट राइचेस्ट पाथ के जो लोग हैं, क्या वो लोग बीस्ट गॉड के बीस्ट टाइट के अगेंस्ट जीत सकते हैं? जिसमें वो सोल ईटर कहने लगता है कि उनके जीतने के चांसेस बस 70% है, क्योंकि वो मॉन्स्टर्स अब पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। हालांकि राइचेस पाथ के लोग इस वक्त बहुत बड़ी हैवी कैजुअलिटी से गुजर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से जो राइचेस पाथ के लोग हैं उनके जीतने के चांसेस बस 30% है। जिसके साथ ही वो बताने लगता है कि हमारे जो डीमन किंग है वो अब पहले से कई गुना ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं और शायद वो भी इस वक्त इस बीस्ट टाइट को अकेले ना हैंडल कर पाए। यहाँ पर ज़ेओफेन बताने लगता है कि किंग इंसेक्ट के जो एल्डर्स हैं वो लोग बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मैंने सुना है कि उन्होंने बहुत ही ज्यादा कल्टीवेट भी किया है, तो क्या वो भी इसमें कुछ नहीं कर सकते? जिस पर वो सोल ईटर कहने लगता है कि किसे पता कि वो अपनी ट्रू स्ट्रेंथ कब दिखाएंगे। यहाँ पर ज़ेओफेन को अपने दोस्तों की फिक्र हो रही थी कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर फेंगशन वैली का एक डिसाइपल कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं होता कि हमारा ये लास्ट अटैक पूरी तरीके से फेलियर होगा। जिस पर ज़ेंग कहने लगता है कि हाँ, मुझे भी बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था जब वो बीस्ट यहाँ पर डिसअपियर हो गया, लेकिन एक बात मुझे जो बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी वो ये कि हमने जो साथ मिलकर कंबाइन अटैक किया वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। यहाँ पर फेंगशन वैली का वो डिसाइपल कहने लगता है कि पर मुझे नहीं लगता कि मैं अगली बार उस अटैक को यूज कर पाऊंगा। इसी दौरान रोजी आगे बताती है और बताने लगती है कि यहाँ से साउथ वेस्ट की तरफ यानी कि 200 माइल्स की दूरी पर वहाँ पर एक रेड सी घोस्ट मौजूद है। साथ ही यहाँ पर एक फॉरेस्ट है और हमारे लेजेंड्स के अकॉर्डिंग ये जगह अर्थ फायर के कंडेंसेशन से बनी है जो कि बिना रुके लगातार 7 दिन तक जलती रही। जिस पर सीनियर ब्रदर बताने लगता है कि हमने उस जायंट से फॉरेस्ट को एक इंटायर फॉर्मेशन में चेंज कर दी। जिस पर फेंगशन वैली का वो डिसाइपल कहने लगता है कि ठीक है, फिर हमें सीक्रेट मेथड के जरिए से उन सारे इंसेक्ट को जला के राख कर देंगे। यहाँ पे इन सभी का प्लान बन चुका होता है और फिर हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं और उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर ये इंसेक्ट तेजी से बढ़ रहे थे। कि तभी यहाँ पर रोजी इनके सामने आ जाती है और यहाँ पर अपने 1000 स्वॉर्ड टेक्निक से उन पर अटैक कर देती है। तभी यहाँ पर फेंगशन वैली के सारे डिसाइपल्स यहाँ पर अपने फायर फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देते हैं, जो देखकर यहाँ पर त्यानियम टेम्पल के जो मॉन्क्स होते हैं वो भी यहाँ पर अपनी पावर का यूज करते हैं और फिर कहने लगते हैं कि लगता है कि हमने इन्हें आधे से ज्यादा पूरी तरीके से फॉर्मेशन में ट्रैप कर लिया है। इसी के साथ हम ज़ेंग को देखते हैं जहाँ पर वो भी अपनी ट्रैपिंग फॉर्मेशन का यूज करता है, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पर इस पूरे इलाके में जो यहाँ पे फ्लेम फॉर्मेशन को इन लोगों ने यूज किया था उस वजह से सारे इंसेक्ट जलकर मरने लगते हैं और जमीन पर गिरने लगते हैं। यहाँ पर इनका जो लीडर था यानी कि वो बीस्ट जो कि इन्हें गाइड कर रहा था वो यहाँ पर दर्द के मारे छटपटाना शुरू कर देता है और अब वो भी इस फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप हो जाता है। जिसके बाद फेंगशन वैली के लोग उस बैरियर पर अटैक करते हैं जिससे सामने की तरफ एक होल बन जाता है और त्यानियन टेम्पल के मॉन्क्स यहाँ पर अपना अटैक कर देते हैं, जिससे सामने की तरफ जितने भी इंसेक्ट उनके लीडर को प्रोटेक्ट कर रहे थे वो सभी यहाँ पर मारे जाते हैं। और फिर रोजी यहाँ पर अपना कमाल दिखाते हुए अपने स्वॉर्ड से बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक सीधा उस बीस्ट पे कर देती है, जिससे वो बीस्ट छटपटाते हुए मारा जाता है। और फिर अगले ही पल इनके सामने 4 बड़े बड़े जाइंट स्टोन्स नजर आते हैं जिनमें अभी भी स्पिरिचुअल एनर्जी की फ्लक्चुएशन को जैसे यहाँ पे एक बंदा फील करता है वो रोजी से कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर अभी भी एनर्जी फ्लक्चुएशन क्यों नजर आ रही। यहाँ पर रोजी कहने लगती है कि कहीं इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बीस्ट अभी भी जिंदा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि फेंगशन वैली का एक डिसाइपल कहने लगता है कि जाके देख ही लेते हैं कि वो जिंदा है या मर गया, और फिर वो उनमें से एक स्टोन पर अपनी स्वॉर्ड को तेजी से घुसा देता है और फिर उसे क्रैक करने की कोशिश करता है। कि तभी पीछे से एक और लड़की इसके पीछे जाने लगती है, लेकिन यहाँ पर ज़ेन थोड़ा दिमाग लगाता है और कहने लगता है कि आखिर ये 4 हिस्सों में डिवाइड क्यों हो। तभी उसे रियलाइज होता है कि कहीं इस बर्निंग फ्लेम की वजह से इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं हो गई। यहाँ पर ये ख्याल आते साथ ही वो अपने दोस्त को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है और हम देखते हैं कि उस स्टोन में से वो जाइंट सब जो मॉन्स्टर होता है वो बाहर निकल आता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बीस्ट बाहर आते साथ ही इन पर स्लैश अटैक कर देता है। साथ ही यहाँ पर बाकी के जो स्टोन्स थे उनमें से भी वो बीस्ट बाहर निकलने लगता है। यहाँ पर सभी लोग 4 बीस्ट को सामने देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं और इनको थोड़ा सा भी रिएक्ट करने का मौका नहीं मिल पाता। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे बीस्ट मिलकर ताबड़तोड़ अटैक कर देते हैं, जिससे हम देखते हैं कि यहाँ पे येलो स्टोन से जो बीस्ट बाहर निकलता है वो यहाँ पर फायर अटैक कर देता है। साथ ही यहाँ पर उस फायर अटैक की चपेट में त्यानियन टेम्पल के वो मॉन्क आ जाते हैं। जिसके बाद हम सीनियर ब्रदर को देखते हैं जहाँ पर उस पे बहुत ही नुकीले ऑब्जेक्ट से ये बीस्ट अटैक कर देते हैं और जो कि उसके बॉडी
बॉडी में जा लगते हैं। यहाँ पे जेन को देखते हैं जहाँ पर उस पर आइस क्रिस्टल से अटैक हो जाते हैं और जो कि इसकी बॉडी में लगते हैं और उसकी बॉडी से खून निकलने लगता है। इन सभी की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है और भाई जो ताबड़तोड़ अटैक बागी के बीस्ट करते हैं ना, उससे ये लोग पूरी तरीके से अधमरे हो जाते हैं और फिर इनकी बॉडी एक तेज प्रेशर की वजह से सामने लगी चट्टान से जा टकराती है और फिर जैसे ही रोजी अपनी आंखें खोलती है तो वो देखते हैं कि इसके सारे साथी यहाँ पर बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके हैं। ऐसे के साथ हम देखते हैं कि ये सभी लोग जैसे तैसे करके खुद को संभालते हैं और एक जगह पे जाके गैदर होते हैं और यहाँ पे उनमें से कहने लगता है कि हमें कोई आइडिया नहीं था कि ये बीस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। जिसके बाद जिन इन लोगों से कहने लगता है कि ये बीस्ट अपने मैजिक का यूज करके अपनी लाइफ को बचा रहा है। इसी के साथ इनमें से कहने लगता है कि हमें 4 ग्रुप्स में डिवाइड होकर अलग अलग होकर अटैक करना होगा, जिस पर दूसरा पर्सन कहता है कि नहीं, फिलहाल इनके लिए टाइम नहीं है और फिर ये लोग कहने लगते हैं कि हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो चारों बीस्ट अपने कंबाइन अटैक को इन पर कर देते हैं, जो देख के यहाँ मौजूद तो सभी लोग अपने अपने पावर्स को कंबाइन करते हैं और यहाँ पर ट्रिपल लेयर फॉर्मेशन का यूज करते हैं और तियानमिन टेम्पल के वो मोंग कहने लगते हैं कि हम लोग यहाँ पर लास्ट ब्लो देंगे। इसी के साथ हम देखते हैं कि जैसे ही उनके कंबाइन अटैक इनकी तरफ बढ़ते हैं, ये भी अपने कंबाइन अटैक उन पर चल देते हैं। जिसके बाद तियानमिन टेम्पल के मोंग कहने लगते हैं कि अब बारी है कि हम अलग अलग होकर अटैक करें। इसी के साथ हम देखते हैं कि रोजी उस फॉर्मेशन से बाहर निकलते साथ ही अपनी एक सील को एक्टिवेट करते हुए उनमें से एक मॉन्स्टर को ट्रैप कर लेती है और फिर इमीडिएटली एक और फॉर्मेशन का यूज करते हुए बहुत ही पावरफुल थर्नर एनर्जी से उस पे अटैक करती है। इसी दौरान हम ज़ेंगनिया को देखते हैं जहाँ पर वो अपने ड्रैगन स्वॉर्ड का यूज करके उस बीस्ट को पूरी तरीके से ट्रैप कर लेता है और अगले ही पल यहाँ पर अपने इसी डिवाइन स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम फेंगशियन वैली के डिसाइपल को देखते हैं जहाँ पर जिन इनकी मदद करता है और यहाँ पर वो अपने ट्रैपिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हुए इस क्यूब के अंदर उस बीस्ट को पूरी तरीके से ट्रैप कर लेता है और बचा कुचा काम यहाँ पे फेंगशियन वैली के वो 2 डिसाइपल कर देते हैं, जहाँ पर ये दोनों अपने फ्लेम टेक्निक का यूज करते हुए एक पावरफुल स्लैश अटैक उस बीस्ट पे कर देते हैं। साथ ही हम उन्हीं 2 मॉन्क्स को देखते हैं जहाँ पर वो दोनों मिलकर आखिरी बीस्ट का काम तमाम करने में लग जाते हैं और इनमें इनका साथ ब्रदर ज़्याओ देता है, जहाँ पर वो अपने फॉर्मेशन का यूज करते हुए आइस ब्लेड को समन कर लेता है और उससे उस बीस्ट पे अटैक कर देता है। इसी के साथ हमें चारों ग्रुप्स को दिखाया जाता है जहाँ पर ये चारों एक साथ मिलकर उन बीस्ट पर अटैक कर देते हैं, जिससे यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो चारों बीस्ट यहाँ पर मारे जा चुके हैं। पर रोजी और बाकी सब इस पूरी जगह को देख रहे होते कि तभी जेन सामने आकर कहने लगता है इस जगह को बीस्ट गॉड ने पूरी तरीके से तबाह कर डाला, न जाने ये जगह पहले जैसी हरी भरी कभी हो भी पाएगी या नहीं। जिस पर रोजी बताने लगती है कि इस डिजास्टर का शायद कोई अंत नहीं। इसी के साथ हम उसी सोल ईटर को देखते हैं जहाँ पर वो ज़ियाफेंग को बताने लगता है कि किंगयंग सेक्ट के पास बहुत ही अच्छा लीडर है, लेकिन उनके सेक्ट में अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अपने सेक्ट लीडर के अगेंस्ट मर्डरस इंटेंशन रखते हैं और मैं हैरान हूँ कि तुम फिर भी उनकी मदद करना चाहते हो। यहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि मेरे ट्रू इंटेंशन क्या है, लेकिन फिर भी तुमने मेरी बातों पर भरोसा किया। वहीं दूसरी तरफ हम ज़ियाफेंग को देखते हैं जहाँ पर वो अपने सफर पे निकल जाता है और फिर वो पास्ट के उसी सीन को याद करता है जहाँ पर उस सोल ईटर ने उसे बताया कि क्या तुमने हुआन यू केव के बारे में कभी सुना है, क्योंकि किंग युनजी जो कि किंगयंग का फाउंडर है और टाओइस्ट किंग ये जो कि जोंगशिंग क्लैन से है, इन सभी को एनलाइटमेंट यहीं से मिल जाती। जो किंगयंग सेक्ट का ट्रेजर है यानी कि जोशियन एंशिएंट स्वॉर्ड वो भी वहीं पर होगा और सेक्ट लीडर ही यहाँ इस केव में उसे प्रैक्टिस करने के लिए एंटर हो सकता है। जिस पे ज़ियाफेंग पूछने लगता है जिस केव की बात तुम कर रहे हो क्या ये जगह स्पिरिचुअल एनर्जी से भरी हुई है जो कि प्रैक्टिस करने के लिए बहुत ही ज्यादा सूटेबल है। जिस पर वो सोल ईटर बहुत ही मिक्स आंसर देते हुए कहता है कि